दोस्तों नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा और मैं हूं आपके साथ राज वाल्मीकि। बेबाक भाषा के दलित डिस्कोर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 10 मार्च 2026 और जैसा कि आप जानते ही हैं कि सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था और उनका परिनिर्वाण 10 मार्च 1897 में हुआ। आज उन्हीं को याद करते हुए हम आपसे मुलाकात करवा रहे हैं उन पर किताब लिखने वाली और उनके बारे में विशेष रूप से जानकारी रखने वाली अनीता भारती जी से। अनीता भारती जी स्कूल से प्रिंसिपल के रूप में रिटायर्ड हुई हैं और रचनाकार हैं। उनकी कई किताबें पब्लिश हुई हैं और वो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उनकी कुछ किताबों के नाम मैं आपको बता दूं जो काफ़ी चर्चित रही हैं। उनका कहानी संग्रह एक थी कोटे वाली अपने समय में काफ़ी चर्चित रहा। उनका एक कविता संग्रह भी है रुखसाना का घर। इसके अलावा उन्होंने और भी कई पुस्तकें लिखी हैं जिसमें संघर्ष के स्वर, समकालीन नारीवाद और इसके अलावा उन्होंने आलोचना के साथ-साथ कुछ संपादन कार्य भी किया है, जैसे कि युद्धरत आम आदमी के एक विशेषांक की वो संपादक रहीं। अपेक्षा में भी उन्होंने उपसंपादक के रूप में कुछ समय तक काम किया है और हाल ही में स्त्री काल की दलित स्त्रीवाद पर एक विशेषांक आया था जिसका उन्होंने अतिथि संपादन किया। आज हम उनसे बातचीत करेंगे सावित्रीबाई फुले और जो समकालीन हमारे मुद्दे हैं दलित विमर्श के, उन पर हम उनसे विस्तार से बात करेंगे। तो बेबाक भाषा के दलित डिस्कोर्स में आपका बहुत स्वागत है अनीता जी। शुक्रिया। सबसे पहले तो क्योंकि सावित्रीबाई जी का परिनिर्वाण दिवस है, तो हम उन्हीं से शुरू करना चाहेंगे। आपने उन पर पुस्तक लिखी है, उनकी कविताओं का भी संकलन किया है। आज के संदर्भ में जब हम दलित महिलाओं की बात करते हैं, तो सावित्रीबाई फुले को लेकर या उनको पढ़कर, उनका अध्ययन कर हमारी जो दलित महिलाएं शिक्षा के रूप में ख़ास तौर से, क्योंकि आप शिक्षिका भी रही हैं, तो किस तरह का प्रभाव पड़ा दलित महिलाओं पर सावित्रीबाई फुले के विचारों का? सबसे पहले तो मैं सावित्रीबाई फुले का आज स्मृति दिवस है तो उनको मैं बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी सलाम करती हूँ। और वो कुछ समय बाद 200 साल अगर होती तो 200 साल की हो जाती। और अगर मैं याद करूँ 195 साल का जो समय है, अगर हम बैक में जाएँ तो हम देखेंगे कि उस समय का समाज बहुत ज़्यादा रूढ़ियों भरा था। जातिवाद उसमें पेशवा राज था पूना में, और वहाँ उन्होंने अपनी जगह बनाई है। बहुत ही मैं कहूँगी कि इस तरीके से जगह बनाई कि उन्होंने एक पूरी धारा के विपरीत बह कर के बहुत सारे स्कूल खोले। 2 उनके काव्य संग्रह आए, फिर उन्होंने जो उनके लेटर्स भी हैं, उनके जो सत्यशोधक समाज जो ज्योतिबा फुले जिसको चलाते थे, जब वो ज्योतिबा फुले नहीं रहे 1891 में, तब सावित्रीबाई फुले ने उनको सँभाला। तो एक ऐसी जीवट स्त्री जो कभी भी परिस्थितियों से हारी नहीं और बिल्कुल अडिगता से, मजबूती से, बहादुरी से खड़ी रही। ये एक ऐसी भारत की आइकन है जिनके मतलब मुझे कोई दूसरी स्त्री नहीं मिलती ऐसी जो कि लगातार इतने साल लगातार काम करती रही, और जिस तरह से भारत में जो धर्म और जाति का और स्त्रियों का जो दबाने का जो यहाँ पर एक जो हमारे जो शास्त्र हैं उनमें जो एक परंपरा है, उसमें जो वर्णन है, उसके खिलाफ एक ऐसी स्त्री खड़ी होती है। और मुझे लगता है कि सावित्री का नाम ही अपने आप में ऐसा है कि जब आप उनका नाम लेते हैं तो आपको लगता है एक ताकत महसूस करते हैं आप। जी। तो क्योंकि दलित समाज में शिक्षा नहीं आई और 2500 साल हमारा देश हमारे दलित गुलाम रहे और बहुत तरह की मुसीबतें उन्होंने झेली, भूखे रहे, घर नहीं थे रहने के लिए उनको, मतलब ऐसे काम करने पड़े जो गरिमाहीन थे। तब सावित्रीबाई फुले एक लौ की तरह आती हैं, एक रोशनी की तरह आती हैं,
जैसे कि कोई एक सूरज चमकता है अंधेरे में, सावित्रीबाई फूले जो है वो शिक्षा की लौ जगाती हैं। और आज हम देखते हैं कि जो सावित्रीबाई फूले की शिक्षा की जो लौ थी, हम देखते हैं दलित महिलाओं के जीवन में उसने बहुत बड़ा जो है वो एक काम किया। मैं खुद मतलब उनसे बहुत प्रभावित हूँ और जी, मुझे लगता है कि सावित्रीबाई फूले या बाबा साहब नहीं होते तो शायद हम कहाँ होते हमें नहीं पता। जो सावित्रीबाई फूले ने जो लड़कियों के लिए स्कूल खोले, जो एक बड़ी मैं कहूँगी एक ऐतिहासिक घटना है कि कभी भी कोई लड़कियों के बारे में नहीं सोचता इस समाज में। उन्होंने एक के बाद एक ज्योतिबा और सावित्री ने 18 स्कूल खोले। ये मतलब ये एक सोचना भी मतलब वो लगता है कि ताकत भर देता है कि बिना संसाधनों के, बिना अवसर के, बिना पैसे के, बिना किसी जिसे हम कहते हैं ना सहायता के, एक के बाद एक स्कूल खोलते चले जाना, ये एक बहुत बड़ी घटना है। बहुत बड़ी घटना है, भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी परिघटना है। और ये जो चीज़ें हमें ताकत देती है, स्फूर्ति देती है। और मैं देखती हूँ जैसे सावित्रीबाई फूले में तेज था, जी। बोलने का तेज, लड़ने का तेज, वैसा मैं देखती हूँ कि दलित महिलाओं में उसका बहुत असर पड़ा है। बहुत तरह की महिलाएँ निकल के आ रही हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैं थोड़ा-सा उस पे भी जैसे कि हमको ऐसा लगता है कि अभी भी हमें ऐसा लगता है जैसे दलित महिलाएँ नहीं हैं। लेकिन दलित महिलाएँ तो संविधान सभा में थी। अगर हम देखें दक्षिणायन वैल्यू धन, वो जो संविधान लिखा जा रहा था, वो उसकी टीम में थी। दलित महिला है वो, जी, साउथ की। और तो तमाम तरह की महिलाएँ रही और आज का जो सफ़र मैं देखती हूँ कि दलित महिलाएँ डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफ़ेसर हैं और सामाजिक कामों में जुड़ी हैं, बहुत तरह के काम कर रही हैं वो। तो मुझे लगता है कि ये सावित्रीबाई फूले का असर है कि वो जो एक तो वो सामाजिक रूप से वोकल हैं, जैसे सावित्रीबाई फूले थी, तो दलित महिलाएँ भी उसी तरीके से वोकल हैं, बोलती हैं, जो उनको कहना होता है कहती हैं। तो मुझे लगता है कि वो सावित्रीबाई फूले का उन पर बहुत असर है। इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल ये अनीता जी कि जब हम दलित आंदोलन की बात करते हैं और ये दलित आंदोलन निश्चित रूप से ऐसे ही जागरूक लोगों ने शुरू किया। बाबा साहब ने तो कहा ही था कि इस हाँ, कारवा को हाँ, आगे बढ़ाना। हाँ, हाँ। तो हमारे जो दलित वर्ग के लोग हैं, चाहे पुरुष हो, महिलाएँ हों, ये दलित आंदोलन को बाबा साहब के बाद सावित्रीबाई फुले जी ने तो शुरुआत ही करी की थी और उनके पति ज्योतिबा फुले, वो तो बाबा साहब से भी पहले उन्होंने किया और बाबा साहब पर भी उनका असर था। बाबा साहब की विचारधारा के बाद ये दलित आंदोलन को आप किस स्थिति में देखते हैं, चाहे राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या साहित्य में भी? अ, अगर आप दलित आंदोलन की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊँ कि बड़ा कई बार सोचने पर मजबूर मैं होती हूँ कि एक समय था जब बाबा साहब या सावित्रीबाई फूले का जब मूवमेंट चल रहा था। जी, सावित्रीबाई फूले के बाद मैं बाबा साहब के मूवमेंट पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस हूँ क्योंकि बाबा साहब का जब मूवमेंट था, तो उसमें बहुत महिलाएँ जुड़ी थी और हम जी, लोग क्योंकि हिस्ट्री जो है वो अभी हिस्ट्री प्रॉपर ठीक से आई नहीं है, तो उसमें हमने देखा कि उनके चावदार तालाब का जो आंदोलन था या कालाराम मंदिर का आंदोलन था या जो भी और भी तरह के थे उसमें महिलाएँ जुड़ी रहती थी। जी, तो वो एक दौर था जब महिलाएँ निकल के आ रही थी, लेकिन जब बाबा साहब ने बुद्धिज़्म अपनाया तब भी बहुत सारे सवाल महिलाओं के। एक किताब है, हमने भी इतिहास गढ़ा है, मीनाक्षी मून और उनकी उर्मिला पवार की। तो उसमें एक उसमें किताब में उन्होंने क्या किया, बाबा साहब के समय जो औरतें काम कर रही थी, महिलाएँ जो एक्टिविस्ट काम कर रही थी, उसमें उनके इंटरव्यू उन्होंने लिए हैं और उस किताब की ख़ासियत ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि दलित मूवमेंट में औरतें नहीं थी, वो किताब उसका जवाब है कि दलित औरतें मूवमेंट में थी। दलित और दूसरे मूवमेंट में भी थी, मतलब जो सामान्य महिलाओं का जो चलता है। तो उसमें वो महिलाओं को जोड़ और वो कहते भी थे कि मैं किसी भी समाज की स्थिति वहाँ की महिलाओं से आँकता हूँ। हाँ, बाबा ठीक है? साहब ने हाँ, ये बाबा कहा। साहब ने कहा और बाबा साहब का तो कोड बिल हम जानते हैं कि महिलाओं के समर्थन में उन्होंने सिर्फ़ हिंदू कहा कोड नहीं, बिल, हाँ, हाँ, जी, और जो हिंदू कोड बिल है सिर्फ़ उन्होंने कहा नहीं, उनको अधिकार देने मतलब लोग कहते हैं लेकिन बाबा साहब ने तो उनको मतलब संविधान में रख के उनको कह दिया कि ये करना ही है हमें, ये हमें चीज़ें करनी है। हालाँकि उस समय के कट्टर लोगों ने ये नहीं कुछ-कुछ चीज़ें नहीं हुई, जो अभी तक भी चल रही हैं, पास हो रही हैं जो अभी प्रॉपर्टी राइट ये सब।
तो मेरा मानना है कि दलित आंदोलन में जो है वो एक शेप नहीं रही कभी उसकी, वो जी। एक तरफ़ा नहीं रहा। जैसे कि मान लो कि हम देखें कि कभी वो साहित्य के रूप में आ गया, कभी जो है वो एक सामाजिक सुधार के रूप में आ गया, कभी जो है वो किसी तरीके से। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बाबा साहब के बाद महिलाओं का आंदोलन उतना सशक्त नहीं रहा और उनको उस तरीके से जोड़ने वाले लोग भी नहीं थे, जो ये कहते कि आप हमारा आधा हिस्सा हो और आपको साथ आना चाहिए। ये सब जगह बात हुई, जो साहित्य में बोलने वाली औरतें थी, जो राजनीति में बोलने वाली औरतें थी, जो सामाजिक रूप से मुखर थी, उन औरतों को जगह नहीं मिली। और ऐसा होता है, जो हमारा समाज है वो ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की समाज है, उस समाज में उस तरह की औरतों को जगह नहीं मिलती, जो बहुत ज़्यादा क्योंकि एक खतरा ये भी होता है कि औरतें जो हैं, जब हम ये कहते हैं कि लोगों का ये है कि औरतें बायोलॉजिकल कमज़ोर होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। औरतें बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और जब वो किसी चीज़ को लेती हैं, तो पूरे दमख़म से निभाती हैं वो। तो ये एक तरह से लोगों ने उनको इग्नोर किया, हमारे लोगों ने उनको इग्नोर किया, दलित लोगों ने भी इग्नोर किया, लेकिन बहुत समय तक वो नहीं कर पाए। और अब मैं देख रही हूँ कि धीरे-धीरे जो है, अगर आप जो है वो तमाम तरह के आंदोलनों में जुड़ी और अब उनके जगह-जगह अब मैं देखती हूँ कि अभी जैसे मैं महाराष्ट्र गई थी, बॉम्बे में, दलित महिलाओं ने कोई भी उसमें ऐसा पुरुष शामिल नहीं था, उन्होंने बहुत बड़ा सम्मेलन किया अपने बलबूते और गाँव-गाँव में औरतें जो हैं वो कर रही हैं। मैं थोड़ा आज के संदर्भ में ये भी बताऊँगी कि हम लोगों को ये लग रहा है कि दलित मूवमेंट जो है ना, वो ऐसे सामने दिखता है, ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर हम थोड़ा-सा डीपली जाकर के देखें दलित समाज में, तो ये देखने में आ रहा है कि दलित औरतें जो हैं, दलित महिलाएँ बहुत सचेत हो रही हैं और गाँव में बुद्ध कथाएँ चल रही हैं, पैरेलल बुद्ध कथाएँ चल रही हैं। ये तो अभी भी हो हाँ, रहा है, हो अभी नहीं, लेकिन अभी बहुत तेज़ी से शुरू हुआ है ये। जी, हाँ। लेकिन अभी इतना हाइलाइट में नहीं है वो इस इसलिए तरह कि का। मीडिया उनको दरअसल दलित महिलाओं के साथ समस्या ये है कि उनको उनकी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब है। ना उनके पास मीडिया है, ना अपने बात कहने के लिए मंच है, तो इसलिए उनकी बातें नहीं आ पाती। लेकिन मैं जितनी महिलाओं से मिलती हूँ, जितना भी मैं, तो मुझे वो बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती हैं, अपनी थिंकिंग में भी और अपने काम में भी। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले ये यूपी के गाँव की मैं बात कर रही हूँ। वहाँ पर एक संघमित्रा हैं और उनसे मैंने कहा, आप क्या कर रहे हो? तो कह रही थी, दीदी हमारे यहाँ ना बुद्ध कथा होने वाली है अभी। तो जी, मैंने कहा, कौन कर रहा है इसको बुद्ध कथा को? कह रही, हम औरतें और यंग लोग मिल कर के कर रहे हैं। तो हमने कहा कि तुमको क्या वहाँ के जो लोगों से सामना नहीं करना पड़ा? वो कह रही, सामना करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन हम लोगों ने पैसा उगाया, चंदा उगाया और बुद्ध की कहानी को, और उसमें बाबा साहब आते हैं। मतलब हाँ, वो सिर्फ़ वो तो बुद्ध है। नहीं है, वो बाबा साहब भी है। फिर उसमें महिला अधिकारों की बात भी आती है। तो इस तरीके से मैं देख रही हूँ कि आंदोलन एक रूप में नहीं रहा और उसको आंदोलन को कई बार लगता भी कोई लीड करने वाला नहीं है, ऐसा भी लगता है। लेकिन दलित आंदोलन की एक ताकत है कि उसमें कोई लीडर भले ना हो, हुँ, हुँ। लेकिन वो अंदर-अंदर उसमें तरह-तरह के एक्टिविस्ट, कोई अखबार निकाल रहा है, कोई छोटी पत्रिका निकाल रहा है, कोई जो है वो इस तरीके से कैलेंडर निकाल रहा है, वो एक ताकत है उसकी कि वो ये चलता रहता है। जी, अनीता जी, जैसे दलित आंदोलन के विभिन्न स्वरूप हैं जो आप कह रही हैं, लेकिन क्योंकि आप खुद एक लेखिका हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो दलित साहित्य आंदोलन है, हुँ, हुँ, हुँ। साहित्य का आंदोलन है, जिसमें महिलाओं ने भी अपनी आत्मकथाएँ लिखी, हुँ, एक हुँ। जैसे दोहरा अभिशाप को ले लीजिए, या फिर सुशीला टागबोरे की शिकंजे शिकंजे का का दर्द। दर्द है, हुँ, हुँ। और भी ऐसी आत्मकथाएँ हैं, और आपने भी अपनी आत्मकथा छूटे पन्नों की उड़ान लिखी है। तो ये जो आत्मकथाएँ महिलाओं ने लिखी हैं, हुँ, ख़ासतौर मैं हुँ। इस पे फ़ोकस करना चाहूँगा, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा है? दरअसल जो साहित्य, हम जब जब कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, ये बहुत हुँ, पुरानी कहावत है, लेकिन हमारे लिए तो वो दर्पण से कहीं ज़्यादा है वो। वो सिर्फ़ शक्ल नहीं दिखाता, वो प्रेरणा भी देता है। जी। दलित साहित्य में जो आत्मकथाएँ, जैसे मैं कौशल्या बेसेंतरी का लूँ, हुँ, कौशल्या बेसेंतरी की दोहरा अभिशाप थी, तो उन्होंने दिखाया कि वो अम्बेडकरी मूवमेंट में जुड़ी थी। जी। एक सीन उनका ये है, दूसरा सीन उनका ये है कि उनके पेरेंट्स ने बहुत संघर्ष किया उनको पढ़ाने के लिए, वो पहली महिला ग्रेजुएट है। कौशल्या बेसेंतरी महाराष्ट्र की। जी। तीसरा ये है कि उन्होंने जो उत्पीड़न सहा एज़ ए सचेत विमेन के होने के कारण हुँ, अपने परिवार में, वो इनका तीसरा फ़ेज़ है। तो वो एक तरह से, या जैसे सुशीला टागपुरे का हम देखते हैं कि वो एक इतनी पढ़ी-लिखी काबिल औरत थी, फिर भी उन्हें जातिवाद का सामना करना पड़ा, बहुत भयंकर स्कूल में करना पड़ा।
तो और अगर मैं बेबी ताई कामले की अगर देखूँ जीवन हमारा जो आत्मकथा है, वो दलित समाज किन परिस्थितियों में रह रहा था, उसमें महिलाओं की स्थिति क्या थी, वो उसकी कहानी है। जी, और अगर मैं इनका देखूँ कि उर्मिला पवार का देखूँ, तो उन्होंने देखा कि दलित महिलाओं को घर चलाने में, अपना परिवार चलाने में, अपने बच्चे पालने में कितनी मुश्किल होती है जी, और कितने उनको जो है वो उपहास झेलना पड़ता है, कितना गरीबी में रहते हैं और किस तरीके से अगर वो उनमें उनके जो बच्चे हैं, जैसे खुद उर्मिला पवार, जो एक बनी-बनाई लीक को तोड़ देते हैं, जी, कास्ट के पार चले जाएँगे या तो उनको क्या झेलना पड़ता है। तो ये जो मैं इसका एक बहुत बड़ा महत्व इसलिए मानती हूँ कि ये आत्मकथाएँ हिस्ट्री हैं। ये एक हिस्ट्री एक समाज की हिस्ट्री है, जी, ये एक समाजशास्त्रीय अध्ययन है। ये आप अगर आपको दलित समाज को पढ़ना हो तो इन आत्मकथाओं को पढ़िए। अगर उसमें औरतों की स्थिति, दलित औरतों की स्थिति जाननी हो तो ये आत्मकथाएँ बेहद ज़्यादा मैं कहूँगी कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और दूसरा ये कि सब लोगों ने चाहे वो सुशीला टाक-बोरे हों, उर्मिला पवार हों, मैं हूँ या और भी हों या सुमित्रा महरोल हो या कौशल्या बेसेंत्री हो या कौशल पवार हो या रजनी तिलक दीदी हों, हुँ, तो सब लोगों ने अपने आस-पास के जीवन को, अपने समाज का वर्णन किया है और सबने जो है इनसे लड़ाई लड़ी है, जाति से, भेदभाव से और उसमें वो कड़ी रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा की बात भी है और हम और ज़्यादातर जो है ना ये प्रेरणा हमें सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब, ज्योतिबा फुले, पेरियार, गौतम बुद्ध ये हमारे प्रेरणा के स्रोत जी, उनकी वजह से आज इतने स्ट्रॉन्ग रूप में खड़े हैं। हो खड़े पा रहे हैं और हैं। अपनी हाँ। बात हुँ, कह पा रहे हैं। आपने जो मैंने तो अभी आपकी आत्मकथा नहीं पढ़ी है हुँ, छोटे पन्नों की उड़ान। हुँ, तो पहले की जो आत्मकथाएँ हैं और आप आज की जो आत्मकथाएँ हैं, उसमें जैसे आपने अभी हुँ, लिखी हुँ, है या सुमित्रा महरल जी की टूटे हाँ। पंखों की उड़ान, तो इनमें क्या कुछ परिस्थितियाँ बदली हैं या भई देखिए मैं तो क्योंकि मैं दिल्ली की पली-बड़ी हूँ और जब मैं यहाँ पे मैं जब कॉलेज की मैं स्टूडेंट लीडर भी थी, तो मैं तो एक्टिविज़्म से जुड़ी रही। मैं जी, स्टूडेंट लीडर थी, तो मेरी आत्मकथा में जो शहर का परिवेश है और जो दलित स्टूडेंट का स्ट्रगल है, यहाँ पर जो एडमिशन लेने में जो उनको परेशानी होती है, जो अपने आप को मतलब ऐसा लगता है कि दिल्ली जो है वो भारत का दिल है और यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर भी वही जड़ समाज है जो कि यहाँ पे जैसे अब जब कॉलेज में थे तो बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता था और बहुत मुश्किल होती थी। कॉलेज में उनको डिनाई कर देते थे, फिर हम लोग स्ट्रगल करते थे, धरने करते थे, प्रदर्शन करते थे। तो एक मेरा ये वाला पार्ट है, दूसरा ये पार्ट है कि जब हम अम्बेडकरिज़्म में आए, हुँ, जब हम तमाम तरह के विचारक में आए तो हमारी विचारधारा में चेंज हुआ। तो हम लोगों ने ये जाना कि हम तमाम तरह के मूवमेंट से जुड़े, वामपंथी मूवमेंट भी था, महिला आंदोलन भी था और गांधीवादियों से भी जुड़े, तमाम तरह के अनुभव अपने साथ ले आए और वो जीवन पे जो असर डालता है, जैसे मुझे जो डिफरेंट लगती है अपनी आत्मकथा, जैसे मेरी इंटरकास्ट मैरिज है और मेरा 2 समाजों में आना-जाना रहा, दोनों की खासियतें मैंने देखी। तो उन चीज़ों को मैंने थोड़ा-सा उसमें आया है और क्योंकि मैं एक एक्टिविस्ट का मेरा रूप ज़्यादा रहा है। जी, एक राइटर का तो है, लेकिन जैसे सुमित्रा महरोल जी की आत्मकथा में क्योंकि सुमित्रा महरोल जी की पैरों में मतलब वो पैर में उनके प्रॉब्लम है, विकलांग है, तो उन्होंने उस दृष्टि से पूरा दुनिया को देखा है। एक उस दृष्टि से कि उन लोगों को क्या झेलना पड़ता है, किस तरह की कठिनाइयाँ, किस तरह की चुनौतियाँ उनके सामने, तो बड़ी महत्वपूर्ण आत्मकथा है वो भी और पंखों से परवास तक, है ना? टूटे प पंखों टू से टूटे पंखों परवास। से परवास तक वो बड़ी तो ऐसे हम लोग की जो है हमने एज़ ए दलित वुमेन क्या झेला, जाति की ने कहाँ काम किया, पितृसत्ता कहाँ काम करी थी, ब्राह्मणवाद ने हमारा को कैसे बोलने से कैसे हमारे अधिकारों का हनन किया। तो ये किताब इन में सब और मुद्दों को आपने हाँ, समाहित किया है। समाहित किया है। एक चीज़ और बहुत शॉर्ट में आप बताइएगा, आपने एक आपकी कहानी एक थी कोटे वाली। हुँ। कोटे वाली जो है वो कहाँ से इंस्पिरेशन मिली आपको? बहुत शॉर्ट में बताइए। एक्चुअली ये शॉर्ट इसका ये है कि एक बार हम सब लोग 12वीं क्लास के पेपर चेक कर रहे थे, बोर्ड के पेपर। हुँ, तो वहाँ पर 1-2 नॉन दलित महिलाएँ बैठी थी और वो 2 दिन उन्होंने बहुत ज़्यादा ये बोला ये लोग कोटे से आ जाते हैं, बेकार होते हैं, ये होते हैं। तो उसमें हमारी एक जो हम लोग 3-4 लोग थे उसमें एक महिला
जो थी एक टीचर, हुँ। उसने खड़े होके कहा कि तुमने ज़्यादा आगे से बकवास की तो मैं तुम्हारे पे केस कर दूँगी और तुम्हें जेल करा दूँगी। और उनके हस्बैंड जो थे ना एससी-एसटी आयोग के मेंबर थे। तो हुँ। इसी पर फिर इसके बाद हमने उनके पेपर-वेपर जाँचे तो बहुत गड़बड़ियाँ निकली। उसी के बेस पर मैंने ये कहानी लिखी, वहाँ एक से थी कोटे वाली जी। कि जो कोटे, क्योंकि उनके जब हमने पेपर चेक किए थे तो बहुत मिस्टेक थी, बहुत ही ब्लंडर उन्होंने पेपर चेक किए थे। तो मतलब एक सिंबॉलिक है कि एक कोटे वाली को तुम क्या समझते हो, लेकिन वो एक्चुअल में है क्या? कितने संघर्ष से निकल के आए, उनकी मेहनत है, उनकी अपनी मेहनत है। जी। और वो उनको समाज कैसे बर्दाश्त नहीं करता, वो सुंदर कपड़े पहने, अच्छे से बन के आएँ, स्ट्रॉन्गली बोले तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। ये उस माने कहानी का शिक्षा के क्षेत्र में रिज़र्वेशन भी है। जो एक जातिगत भेदभाव बहुत है, है, वो दर्शाती है आपकी वो बहुत है कहानी। जाति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत और इसमें जातिवाद है। एक चीज़ है इम्पोर्टेंट कि अभी देखिए जो आज हम 2026 में बात कर हाँ, रहे हैं, तो ये ऐसा हो रहा है कि मनुवाद की वापसी लग रही हाँ, है। हाँ। मनुस्मृति को फिर से हुँ, लाने की कोशिश की जा रही है, जैसा हुँ, आप देख ही रही हैं। तो आज के समय में हमारी जो महिलाएँ, खासकर जागरूक हुँ, महिलाएँ हैं, जो समाज का नेतृत्व करती हैं, उन्हें किस तरह मतलब इस समाज को उन चीज़ों से बचाते हुए, मनुवाद से दूर करते हुए, पितृसत्ता और जातिवाद से दूर करते हुए, किस तरह जागरूक करने का एक कदम जो आज की एक चुनौती है हुँ। वो किस तरह हो सकता है आपके हिसाब से? नहीं, उसका तरीका यही है कि हम जिस मूवमेंट की बात करते हैं, जिस साहित्य की बात करते हैं, जिस समाज की हम बात करते हैं, हमें पे बैक टू सोसाइटी वापस जाना पड़ेगा। हुँ, सिर्फ़ ये नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ गए, हम एक अच्छी पोस्ट पे चले गए या हमारा, तो हमें, क्योंकि हमारा जो समाज है, बाबा साहब भी कहते थे, सावित्रीबाई फुले भी कहती थी कि पढ़ो लिखो, आगे हुँ, बढ़ो। दोनों का थीम एक ही है कि पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। और पढ़ाई-लिखाई सिर्फ़ किताबी ज्ञान नहीं, विवेक विवेक से पढ़ना है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो उसमें मुझे ये लगता है कि हमें वापस अपने सोसाइटी में जाके जो जो कैडर कैंप होते हैं, ये सब करने चाहिए और वो भी रहे कई जगह। और तभी मुझे लगता है कि जब तक हम अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में नहीं उठते-बैठते, उनसे बात नहीं करते, उनके बीच में जाके घुलते-मिलते नहीं, तब तक ये चेंज आना मुश्किल हो जाता है। अनीता जी एक चीज़ और पूछ लूँ आपसे कि जैसे पढ़ाई-लिखाई की बात कही, तो उसमें अब जैसे अभी जेएनयू में एक जो वहाँ की वाइस हुँ, चांसलर हुँ, हैं, हुँ, वो काफ़ी पढ़ी-लिखी हैं, लेकिन हाँ। उनकी जो मानसिकता है, पूरी जातिवादी है, जो ब्राह्मणवाद, जिंदाबाद जिस तरह की हुँ, बातें रखती हैं और जो हमारा हुँ, संविधान है, हुँ, जो सबको बराबर के अधिकार देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि पढ़ा-लिखा होना अलग बात है, लेकिन एक चेतनशील हुँ। एक उनमें मानवीय अधिकारों के प्रति चेतना होना ज़्यादा ज़रूरी है। असल में ये लोग विक्टिमहुड का इस्तेमाल करते हैं अपने लिए। अभी तो पूरा हुआ है, जैसे वो लड़की कह रही है ब्राह्मण ज़िंदाबाद, या लोगों ने कहानियाँ डाली, यूजीसी का एक्ट आया कि मैं एक, अभी तो उसने ही डाला कि मैं गरीब राजा हूँ जी, मैं गरीब राजा हूँ। राजा कभी गरीब हुँ, होता है, अभागा हुँ, होता है कभी राजा? अब हुँ, मतलब कि राजा भी अपने आप को अभागा बोल रहा है, तो आप सोचिए ये विक्टिमहुड है उनका। हमारा नहीं, हम तो हक की बात कर रहे हैं, हम तो न्याय की बात कर रहे हैं। हम तो अपनी बात कर रहे हैं भई, हम तो संवैधानिक अधिकार माँग रहे हैं। विक्टिमहुड तो आप खुद कर रहे हो कि राजा होके, वीसी होके आपको खतरा हो रहा है। एक वीसी जो एक यूनिवर्सिटी का वो है, मनुवादी मानसिकता तो हाँ, उनकी है। है। आप विक्टिम तो आप अपने आप को बना के पेश कर रहे हो कि मैं, और अजीब-सी बात है, आप वीसी हो और आप कह रहे हो कि मैं दबाई गई हूँ। हुँ, आप अपर कास्ट की हो, आप दबाई गई हो, मैं महिला हूँ इसलिए मुझे दबा रहे हैं। उनका ये भी स्टेटमेंट है कि मैं महिला हूँ, तो मुझे दबा रहे हैं। विक्टिमहुड खुद खेल रहे हो। दलित लोग कभी भी इस तरीके से नहीं कहते कि मैं दलित हूँ, मेरा शोषण हो रहा है। वो ये कहते हैं कि हमारे अधिकार छीने गए, आपने हमारा दमन शोषण किया है। जी। मैं दलित हूँ ये नहीं, आपने हमारा शोषण किया है, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये विक्टिमहुड नहीं है, ये लड़ाई है, ये संघर्ष है। और ये आज भी जारी है, हाँ। अभी भी हो रहे हैं ये होगा, अत्याचार और ये हो और आगे आने इसके वाले समय में, और साहित्य के लिए लोगों ने नैरेटिव गढ़े कि भई, जैसे मैं कहूँ कि लोगों को लगता है दलित साहित्य कुछ है ही नहीं, रोना-पीटना ये सब है। पहले उसके लिए फिर जब उसने अपने आप को प्रूव कर दिया, हुँ, प्रूफ कैसे किया? बुक फेयर में सबसे ज़्यादा दलित साहित्य बिका। हुँ, हुँ, मेरे जो है हमारे जो भाषा सिंह हमारे साथ हैं, उनके अदृश्य भारत ने कितना नाम कमाया। एक किताब जो एक सोसाइटी की व्यथा कथा को कह रही थी, जी। है ना? जो तो दरअसल साहित्य ने, दलित साहित्य ने अपनी जगह बनाई, दलित लोग अपनी लड़के जगह बना रहे हैं, महिलाएँ अपनी जगह लड़के बना रही हैं, और वो कम नहीं है।
मतलब ना प्रतिभा में कम है, ना बोलने में कम है, ना टैलेंट में कम है। यही चीज़ उनको एक्सेप्ट नहीं होती है। देखिए, ये जो अभी हम बात कर रहे थे अदृश्य भारत की, जो मेला ढोने वालों पर हाँ, हाँ। एक जीवंत दस्तावेज है, ओम हुँ, प्रकाश वाल्मीकि की झूठन है। इस तरह की और भी हुँ, कई किताबें हैं हमारे साहित्य में, जिन्होंने एक राष्ट्रीय ही नहीं, हुँ, अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है बिल्कुल। और हमें लोगों को ये चेतना जागरूक की है कि हाँ भाई, वाक़ई दलितों के साथ इस तरह का अत्याचार, दमन और शोषण हो रहा है। और दलित स्त्रियों के साथ तो और भी ज़्यादा। मैं आपसे एक आखिरी सवाल के रूप में ये जानना चाहूँगा, फिर हम आपसे सावित्रीबाई फुले की कविताएँ सुनेंगे। आपने कई पुस्तकों का संपादन किया, जैसे रमणका गुप्ता जी के युद्धरत आम आदमी हुँ, में आपने अतिथि संपादन किया, सही अपेक्षा में बात भी है। किया। उसके बाद स्त्री काल, जो हुँ, संजीव दलित चंद्रन स जी हाँ, हैं, दलित। उसमें आपने दलित हुँ, स्त्रीवाद पर अतिथि संपादन किया। और आपने आत्मकथा, मैंने पूछा था आपने क्यों लिखी, आपने बताया नहीं, लेकिन इसको समापन के रूप में कि आप जो इतना 20-30 साल से आप लगातार लिखती आ रही हैं, कैसी आपकी उपलब्धि रही? देखो उपलब्धि का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हुँ, मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया हुआ है कि मैं हुँ, बीइंग ए दलित वुमन, मैं हुँ, दलित वुमन पे काम करूँगी। ये जी। मेरा अपना कमिटमेंट है और मैं फ़ोकस्ड हूँ कि मैं दलित महिलाओं की उपलब्धियाँ, उनकी चुनौतियाँ, उनको जो मुश्किलें आती हैं या उनका जो लिटरेचर है या उनके जो इतिहास में पात्र खो गए हैं या उनको कभी जो उनको कभी जगह नहीं मिली, मैं उसके लिए काम करती हूँ और ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। बाबा साहब ने भी कहा था कि हम जिस सोसाइटी के लिए खड़े होते हैं, अगर हमारी कहानी कोई जो शिकारी लिखेगा तो कभी हिरण की कथा नहीं आएगी। चिन्नु अचेबे ने ये कहा है। तो हुँ, हम अपनी कहानी लिखना चाहते हैं, अपनी महिलाओं की कहानी लिखना चाहते हैं और दलित महिलाओं की इसलिए क्योंकि वो सबसे निचले पायदान पर हैं। तो उनकी आवाज़ कहीं है नहीं। उनकी आवाज़ को मैं चाहती हूँ कि ये उठे और आत्मकथा लिखने का भी यही था कि मैं अपनी मदर के संघर्ष को अपने संघर्ष को आगे ला पाऊँ। मेरी माँ ने बहुत संघर्ष किया हमारे लिए, हमारा भी वही आपकी संघर्ष है। बड़ी बहन रजनी हाँ, तिलक उन्होंने जी ने उनका भी भी काफ़ी। हाँ, उनका भी संघर्ष है, तो हुँ, वो सारी चीज़ें मैं अपनी आत्मकथा में उस तरीके से अभी तो एक पार्ट छोटा-सा आया था, तो उसका दूसरा पार्ट मैं लाऊँगी, तो उसमें जी, और मैं और अपना लिखेंगी हाँ, तो आप अभी मेरे दूसरा। जो नौकरी का जो मेरे अनुभव है, जो मैंने झेला हुँ, जैसे 2 बार मेरी नौकरी जाते-जाते बच्ची मुझ पे इतना उत्पीड़न हुआ, लेकिन ये सब कास्ट के कारण जो झेला, वो आना भी ज़रूरी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो दलित विमेन जो है वो उन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और आपने जो अदृश्य भारत की बात की, मैं मानती हूँ कि हमारे यहाँ जातिगत जो पेशा है ना, वो हटना चाहिए। जी। क्योंकि जो जातिगत पेशा है वो अगरिमापूर्ण है और बाबा साहब ने भी उसके खिलाफ बोला और मैं भी मानती हूँ कि जब तक हम ये नहीं छोड़ेंगे अभी थोड़े दिन पहले एक करण सिंह है, वो शायद उन्होंने एक मूवमेंट चलाया है कि कलम पकड़ो, झाड़ू छोड़ो। हुँ। मैं इसके फ़ेवर में हूँ। मुझे लगता है कि हमारे लोगों को कलम पकड़नी चाहिए और इन चीज़ों से हमें चाहिए और आएगा धीरे-धीरे मतलब धीरे-धीरे सोच बदलेगी, ऐसा नहीं है। आप लोग जैसे सफाई कर्मचारी आंदोलन ने बहुत काम किया इस पर और कई मुकदमे भी मतलब केस भी डाले, लड़ाई भी लड़ी और इसके खिलाफ तो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे अब जैसे बहुत लोगों को समझ में आ रहा है, तो आएगा समझ में और ये ज़रूरी है, ये जातिगत पेशों के खिलाफ लड़ना। आज 10 मार्च है और आज सावित्रीबाई फुले का स्मृति दिन है और सावित्रीबाई फुले के बहुत रूप हैं, कवियत्री हैं, दार्शनिक हैं, एक बहुत अच्छी टीचर हैं और सामाजिक नेत्री हैं, स्त्रीवादी हैं। तमाम तरह के रूपों में उनका एक बहुत ही अच्छा रूप है, वो है कवियत्री का। और ये देखिए कि इतने साल पहले लिखी गई कविताएँ, जो कि उनकी कविताएँ उस समय के समाज पर प्रहार करती हैं और सावित्रीबाई फुले भारत में एकमात्र ऐसी शख्सियत है जो कि सामाजिक काम के साथ लिखती पढ़ती भी हैं, कविताएँ लिखती हैं, लेटर लिखती हैं और तमाम तरह की जो जगह-जगह जाकर के इंटरकास्ट मैरिज कराती हैं और अपने घर में जो है वो कुआँ खोल देती हैं, लोगों को नाइयों को जाके प्रेरित करती हैं कि वो बाल ना काटें विधवाओं के। मतलब ऐसा जीवन है उनका और उनकी जो जीवन है वो उन कविताओं में भी है। तो एक कविता उनकी है मन्नत। पत्थर को सिंदूर लगाकर और तेल में डुबोकर जिसे समझा जाता है देवता वह असल में होता है पत्थर। महसोबा खैसोबा भयंकर विकराल विद्रूप देवता
पत्थरों पर आस्था श्रद्धा छिड़क कर मन्नत मांगे, काटे बकरा, करे हलाल, चढ़ावा चढ़ावे पत्थरों को पुत्र जन्म पर। यदि पत्थर पूजने से होते बच्चे यदि पत्थर पूजने से होते बच्चे, तो फिर व्यर्थ शादी क्यों रचावे नर नारी। सावित्री कहे, सोच विचार करने के बाद जीवन को समृद्ध बनाइए विवेक के साथ। यही विवेक है जो उनको पूरे मूवमेंट से उनको जोड़ के रखता है और हमें जोड़ के रखता है उनकी प्रेरणा से। उनकी अगली कविता है समापन। पोथी पुराण कथा दर्शन शास्त्रों की ज्योतिबा ने की खूब पढ़ाई। है इंडिया भारतवासी शूद्र मूल निवासी, यह व्याख्या थी उनकी। ज्योतिबा ज्योति की भांति प्रज्वलित होते रहे। शूद्र जनता के कार्य कल्याण हेतु शूद्र जनता का सच्चा नेता है ज्योतिबा, कहे ज्योतिबा की पत्नी। निराधार दुखी स्त्रियों के नेता कल्याणकारी, दुर्बल अनपढ़ जनता के हितकारी। ज्योतिबा का कार्य अनूठा, वे थे सचमुच ज्ञान योगी। स्त्री शूद्र जनता के लिए खुद दुख सहे उन्होंने। यद्यपि ज्योतिबा का जन्म हुआ वहां जिन्हें शूद्र माली के नाम से पुकारा जाता था, सच में दलित उन्हें माली जाति के नहीं अपना मुक्तिदाता मानते थे। महान ज्योतिबा अमर हो गए, प्रणाम करती हूँ ऐसे ज्योतिबा को। मन में थी चाहत की बोधपरक कहानी का करूं सृजन, जनता को आवे समझ तत्काल, ऐसा ही गीत रचकर गावे। दिल में सोचकर काव्य की रचना, मैंने अपने स्वभाव के अनुरूप। आप उसे गाकर उसके भीतर बसे सत्य को करे ग्रहण। मेरे काव्य को पढ़ सुनकर यदि थोड़ा भी ज्ञान हो जाए प्राप्त, मैं समझूंगी कि सार्थक हो गया परिश्रम मेरा। मुझे बताओ सत्य निडर होकर कैसी है मेरी कविताएं, ज्ञानपरक, यथार्थ, मन भावन या अद्भुत, तुम ही बताओ, तुम ही बताओ। जी बहुत धन्यवाद अनीता जी, आप हमारे साथ आई। और दोस्तों ये थी अनीता भारती जी, जो शुरू से लेकर उनका जीवन काफ़ी संघर्षमय रहा है, लेकिन आज भी वो दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, वंचितों के लिए निरंतर सामाजिक रूप से लेखन के रूप में संघर्ष कर रही हैं। और इनका लेखन बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देता है, जागरूक करता है और संवैधानिक अधिकार दिलाने में मदद करता है। अनीता जी से हम फिर कभी और विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल इतना ही। अब फिर मिलते हैं किसी अगली सक्सेस से अगले एपिसोड में। धन्यवाद।